हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री की बुक से, न्यू किंग एंड किंगडम्स। देखो बच्चों, आपने मानव हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि किस तरह मनुष्य गुफाओं में रहने वाला था, फिर वो प्रोड्यूसर बना, हर्डर बना, किसान बना, गांव बनाए और अब वो इस स्थिति में पहुंच गया कि राज्य बनाने लगा। मतलब सरकारें बनने लगी, राजा बनने लगे और राज्य का एक विशेष जो डिफाइन क्षेत्र था कि उनका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला होगा, ये उस टाइम की बात है। आप अपने सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसमें मिडवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो। मिडवल का मतलब होता है हमारी मध्यकालीन हिस्ट्री क्या थी, मतलब आज से 1200 साल पहले, 1000 ईस्वी में या उसके आसपास जो समय था, उस टाइम राजा कौन थे, कहाँ कहाँ कौन कौन से राजा राज करते थे, क्या भारत में एक ही किंग था या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न राजा थे, उनका शासन कैसा था, क्या वो जनता की सलाह से काम करते थे या निरंकुश तानाशाह थे, ये उन्होंने बाजार के लिए क्या रूल रेगुलेशन अपनाए थे, उनके राज्यों में, किंगडम्स में कानून कैसे थे, लॉज कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, समाज जीवन कैसा था लोगों का, उनका पेशा क्या था, व्यवसाय क्या था, वो कैसे अपनी आजीविका अर्जन करते थे, ये चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे। मैनी न्यू डायनेस्टीज का मतलब होता है वंश। आपको पता है राजा जो है हमेशा किसी न किसी वंश का होता है और वो उस वंश में क्या होता है, राजा का बेटा राजा और उसके बाद उसका बेटा राजा। जैसे दशरथ, ठीक है, दशरथ राजा था इक्ष्वाकु वंश का, उसका बेटा राम राजा बना, फिर उसके बेटे जो है लव और कुश, उन्होंने राज संभाला। तो इस तरह से वंशों के आधार पर शासन चलते थे। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे जनपद थे, ऐसे राज्य थे जिनमें भिन्न भिन्न डायनेस्टी राज कर रही थी। 17th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी की बात हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ 1 ईस्वी शताब्दी को है। यहाँ से हम नई जो क्रिश्चियन लोग हैं वो यहाँ से नई सभ्यता या नई ईस्वी की शुरुआत करते हैं। वैसे ये बात नहीं है कि सभ्यता ईस्वी से शुरू हुई है हमारे देश में से, तो इस ईस्वी से पूर्व भी मगध के राज, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, महापद्मनम, शिशुनाग, कालाशोक, बिंबिसार, ये बड़े बड़े राज्य थे। ये बताता है कि 7th सेंचुरी तक आते आते भारत में किस तरह के राजा राज करने लगे थे। मैप फर्स्ट शोज दैट मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। 7वीं और 12वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी, ये मैप आपका शो करता है। मैप देख लेते हैं हम। ये उस टाइम का भारत है भाई, मतलब ये आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें भारत को पूरा दिखाया गया है। तो शेष और ये कश्मीर है आपका, वर्तमान का जो कश्मीर है, और जो ये नदियों के बहाव हैं आपको पता है, ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी ये इधर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती ये इधर बहती हैं। ये तो नदियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि किंगडम ज़्यादातर नदियों पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन के उपलब्ध चीज़ें होती है। अब ये देखो, एक राज्य इंद्रप्रस्थ है। आप इसको, अगर आपने अभी महाभारत लॉकडाउन के समय नेशनल चैनल पे महाभारत चली हुई थी, उसमें इंद्रप्रस्थ किसने बसाया था? पांडवों ने बसाया था, जब उनको हस्तिनापुर नहीं दिया था।
चाहमान साम्राज्य, ये ज़्यादातर चाहमान, अगर आप अब भी गोत्र देखोगे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये मिलते हैं। ये राजपूत थे। राजपूतों का उदय माना जाता है कि एक अग्निकुंड से जो है वो राजपूतों की 4 नस्लें, 4 वंश पैदा हुए और वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश, लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनका शासन था। गुर्जर, राठौर, प्रतिहार, गुज्जर, प्रतिहार, इनका शासन देख लेना आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, ये राज्य कहाँ है जो मैं बात कर रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं। ये कन्नौज है जिस पर लंबी लड़ाई छिड़ी 3 राज्यों का। इधर से पाल इसको चाहते थे, इधर से प्रतिहार इसको चाहते थे और नीचे पांडे इसको चाहते थे। तो ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। बनारस आप जानते हो, ये भी यूपी में है अभी। ये आपका पहरपुर है। पाल्स राजा भी उसमें बंगाल में थे। उत्कल जिसे बोलते हैं उड़ीसा आजकल, जैसे आपका इसमें भी आपका राष्ट्रगान में भी आता है उत्कल बंग, ये वो शासन है। यहाँ प्रयाग है। प्रयाग को इलाहाबाद बोला जाता था, अब इसका नाम बदल कर प्रयाग रख दिया गया है। बनारस, प्रयाग, चंदेल जो है वो मध्य प्रदेश में राज करते थे। परमार, ये राजस्थान गुजरात में शासन करते थे। ठीक है, ये चाहमान है, इंद्रप्रस्थ है, अरबास ऑफ मशूरह। उसके बाद जो नीचे हैं शासक, ये राष्ट्रकूट है। जो वर्तमान का कर्नाटका है ना, वो वहाँ राष्ट्रकूट राज करते थे। मणिखेता और ये कलिंग उड़ीसा में। गंग्स, ये उड़ीसा का शासन है जिसमें गंग, उत्कल और कलिंग राज करते थे। नीचे जो सदर्न पार्ट है ये, यहाँ चोल, चेर और पांडे। सॉरी, मैंने कन्नौज के बारे में कहा था कि पांडे की लड़ाई थी, नहीं, वो राष्ट्रकूटों की लड़ाई थी। ठीक है, 3 जो डायनेस्टी उलझेंगी अभी कन्नौज पर, युद्ध में पढ़ोगे आप। तो ये बच्चों देख लेना, मैप भर लेना। अब आपके लिए एसएसटी समझना आसान हो जाता है अगर आप मैप जानते हो, क्योंकि बार बार इन चीज़ों का जिक्र आएगा। अगर आपको लोकेशन पता है तो आप वहीं पहुंच जाओगे। देखो, एक एसएसटी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएगा। ये आपको कभी राष्ट्रकूट राज्य में ले जाएगा, कभी आपको कलिंगा में ले जाएगा, कभी पाल राज्य की सैर करवाएगा। तो इस तरह से सारे भारत में आप घूमते रहोगे। इसके लिए ज़रूरी है आपको उनके रास्तों का पता होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, बस दिमाग में बिठा लो। साउथ में चोल, चेर, पांडे हैं, बीच में चाहमान, प्रतिहार, चंदेल और परमार हैं, और यहाँ राष्ट्रकूट हैं। कर्नाटक के आसपास कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। चलो पढ़ते हैं। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नए युग, नए वंश कैसे पैदा हुए। बाय द 17th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उस टाइम क्या हुआ कि बड़े बड़े सामंत जिन्हें बोलते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, और लड़ने वाले योद्धा, क्योंकि इनके पास घोड़े वगैरह होते थे, सैनिक होते थे। तो इस सारे सब कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ इंडिया, अफगानिस्तान, ये पूरा इलाका जो अभी हमारे चारों ओर पड़ोसी देश आप देखते हो ना, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, नेपाल है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब से मिलकर जो इलाका बनता है उसे सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये आप 6ठी कक्षा में पढ़ चुके होंगे। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत। देखो, ऊपर सबसे ऊपर होता था किंग के नीचे ये सामंत होते थे, लैंडलॉर्ड्स। ये क्या करते थे, और इनके नीचे होते थी जनता, पीजेंट, किसान, मजदूर। ठीक है, ये पीजेंट है सबसे नीचे। इनके पास भूमि होती थी, ये भूमि रेंट पे पीजेंट को देते थे।
ये पीजेंट इनके खेतों में काम करते थे। टैक्स के रूप में जो सामंत है वो राजा को टैक्स पे करते थे, और टैक्स के साथ ही साथ घोड़े और सैनिक रखते थे ताकि युद्ध के समय इन राजाओं की ये हेल्प कर सकें। ठीक है, तो सामंतों की स्थिति क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण थी। सामंत इन्हें कहते थे लैंडलॉर्ड्स को। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवर लोड ही, मतलब वो गिफ्ट्स भेजते थे, गिफ्ट्स के रूप में वो उनको बहुमूल्य वस्तुएं वगैरह देते थे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट, उनके दरबारों में वो पेश होते थे। प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और जब राजा को ज़रूरत होती, मैंने बताया युद्ध होता तो वो राजा को की मदद भी करते थे। अगर भाई एट ए टाइम ये सामंत मना कर दे युद्ध में सैनिक भेजने से, तो राजा की स्थिति खराब हो जाएगी ना। तो ये ऐसे ही करते थे, जब उन्हें कोई राजा पसंद नहीं आता था तो एंड टाइम पर राजा की मदद करने से ये मना कर देते थे, और राजा की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती और ये मन चाहे राजा अपने बिठा लेते थे। एज सामंत गेंड पावर एंड वेल्थ, जैसे जैसे सामंतों को पावर और वेल्थ मिली, वेल्थ तो नीचे पीजेंट उनके काम कर रहे थे, लैंड जमीन के मालिक थे, और बहुत जैसा उपज का जो बड़ा हिस्सा वो ले जाते थे किसानों से। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंत, और जैसे जैसे उन सामंतों की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत होती तो वो अपने आप को क्या बोलने लगते? महासामंत। और महामंडलेश्वर भी बोलते अपने आप को। भारत में ये रिवाज है भाई, राजा अपने नाम के आगे पता नहीं बहुत सारी उपाधियां लगा लेते हैं, राजा, धीराज, महाराज, मतलब इस तरह की उपाधियां लगा के नाम बहुत बड़ा कर लेते हैं। द ग्रेटर लॉर्ड ऑफ द सर्कल्स ऑफ द रीजन, और ये नाम एक मकसद से लगाए जाते थे कि मैं इस रीजन का सबसे ताकतवर सामंत हूँ। एंड सो ऑन। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कई बार ये क्या होता था, अगर उन्हें राजा पसंद नहीं आते थे तो अपने ओवरलॉर्ड का मतलब अपने ऊपर जो स्वामी होता था उसकी भी उससे स्वतंत्र हो जाते और अपना एक नया राज्य स्थापित कर लेते। वन सच इंस्टेंस वाज दैट द राष्ट्रकूट मैंने बताया कहाँ है? महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रकूटों के अंडर आता था। डेक्कन, देखो ये है दक्षिण और ये है डेक्कन प्लेटू, जो है प्लेट्यूज की जगह है ये, और डेक्कन प्लेटू बोलते हैं इसको। यहाँ राष्ट्रकूट थे इस तरफ। इनिशियली उन्होंने क्या किया? इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य, वो चालुक्य वंश के जो ये चालुक्य थे यहाँ उनके अंडर काम करते थे कर्नाटका में। इन द मिड 8th सेंचुरी, मिड 8 का मतलब 750 के आसपास, दंतीदुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ मुखिया था, सामंत था। ओवरथ्रो ही चालुक्य ओवरलॉर्ड, उसने चालुक्य के राजा, जो चालुक्य का राजा था उसको उखाड़ फेंका, हटा दिया। एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल, अब हिंदू राजा थे, आपको पता ही है इनका तिलक वगैरह होता है, यज्ञ वगैरह वो करते हैं और अपने आप को बड़े उत्सव में राजा घोषित करते हैं। तो एक बड़ा रिचुअल यज्ञ उन्होंने किया और उसको यज्ञ को बोला गया हिरण्यगर्भ। लिटरली मीन्स गोल्डन वुम्ब। गोल्डन वुम्ब का मतलब सोने का गर्भ। और उस रिचुअल्स के बाद व्हेन द रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, और ये रिचुअल्स ब्राह्मण ही परफॉर्म करते थे। आज भी जैसे यज्ञ हवन करते हैं तो ब्राह्मण की सहायता ली जाती है। इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज द क्षत्रिय, और इसका मतलब ये था कि जो राजा बना है वो उसका रीबर्थ हुआ है। देखो ये चीज़ क्यों ज़रूरत पड़ी। हमारे देश में ज्ञान का काम जो काम करते थे वो ब्राह्मण करते थे, विद्वता जिसके लिए है प्रसिद्ध है, और ब्रेवरी का काम और राज संभालने का काम हमारे यहाँ होता था क्षत्रियों का। अगर कोई जाति का राजा क्षत्रिय नहीं होता था जाति से,
तो वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए इस तरह के यज्ञ करवाता था पंडितों से, हिरण्यगर्भ जैसे। और वो ये मान लिया जाता था कि इसका दोबारा जन्म हुआ है और इस दोबारा जन्म से वो क्षत्रिय बन गया। समझ में आई? पहले राजा कौन बन सकता था? क्षत्रिय बन सकता था। क्षत्रिय कुछ जाति मानी गई है, जैसे जाट, राजपूत, सिख, इनको क्षत्रिय जाति माना जाता है, लड़ने वाली जातियां, इन्हीं का राजा होता था। अब अगर कोई भी दूसरी जाति का व्यक्ति इतना टैलेंटेड हो जाता कि वो राजा अपने आप को घोषित करता, तो एक रिचुअल करवाना पड़ता था ब्राह्मणों के तहत, यज्ञ वगैरह, जिसके तहत वो अपने आप को ये मानता था कि मैं अब क्षत्रिय हूँ, ताकि लोग उसे स्वीकार कर सके। ये ना कहें कि वो किसी और जाति का और राजा बनने लायक नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें क्षत्रियों को ही राजा मानने की ज़्यादा बात की गई है। इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, जबकि वो बर्थ से ऐसा नहीं होता था, क्षत्रिय नहीं होता था। वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 अलोरा की गुफाएं आपने पता है कहाँ है? महाराष्ट्र में है, अजंता अलोरा गुफाएं। यहाँ विष्णु एज नरसिम्हा द मेन लाइन, इट इज़ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड। ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं भाई, बड़े बड़े एग्ज़ाम जब दोगे तब ये चीज़ें दोबारा आपको याद करनी पड़ेगी। जो ये चित्र है एक, ये देखो, इसमें आपको कुछ ध्यान हो, होलिका दहन की जाती है, प्रहलाद को बचाया था भगवान कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण करके, खंबे से भगवान प्रकट हुए हैं बताते हैं। और ये भगवान का अवतार था नरसिंह, मतलब आधा सिंह, क्योंकि हिरण्यकश्यप ये मानता था कि ना मैं पशु से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं आग में मरूं, ना मैं पानी में मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं, ना मैं आसमान पे मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से। तो नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से अपनी गोद में बिठाकर ये सारे नियम पालन करते हुए इसको मारा था। ये अलोरा की गुफाओं में ये चीज़ें, ये तस्वीरें जो है वो मिली हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, जो राष्ट्रकूटों के पीरियड की है। राष्ट्रकूटों ने ये चीज़ें बनवाई थी। इन अदर केस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजेस फैमिली यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल टू carve our kingdoms. For instance, the Kadamba, Mauryasaramam and the Gujar Pratihar, the Harichandra was a Brahman who gave up their traditional profession and took the arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. देखो एक अन्य उदाहरण है कि क्षत्रिय ही सिर्फ वो नहीं रहे, राजा नहीं रहे हैं, बहुत सारे और दूसरे भी लोग थे जिन्होंने अपना जो प्रोफेशनल था, ट्रेडिशनल ब्राह्मण का काम, उसको छोड़ करके हथियार उठाए और वो राजा बने। जिनमें से एक कडम्बा मौर्यश्रम मान, ये कर्नाटका के थे, और प्रतिहार हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे राजस्थान के, इन्होंने भी ऐसा ही किया था। उसके बाद देखो बच्चों, थोड़ी सी डिस्टरबेंस मिल सकती है वीडियो में, तो आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से कहीं कहीं बैठ के ये वीडियो बनानी पड़ती है। दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समहाता as well as with association of peasant traders and brahmins। और उसके बाद जब ये शासक बन जाते थे तो अपनी जो बातचीत है या सहयोग है वो पीजेंट, ट्रेडर और ब्राह्मण के साथ रखते थे। इन ईच ऑफ दिस स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज पीजेंट। जो इस समय जो राजा थे उनको कहाँ से मिलते थे रिसोर्सेज? जैसे आज सरकार को मिलते हैं किसानों से, कैटल कीपर से, कैटल कीपर जो पशु पालक होते हैं, आर्टिशियंस जो चीज़ें बनाते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, who often persuaded or compelled to surrender part of what they produce। और उनको मजबूर किया जाता था कि अपना कुछ भाग जो है राजा को दे।
क्यों? क्योंकि राजा को बहुत सारे काम करने होते, राज्य की रक्षा के लिए सेनाएं रखनी होती, राज्य की मेंटेनेंस के लिए पुलिस रखनी होती, कर्मचारी रखने होते, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य जो है राजा के द्वारा किए जाते, तो टैक्स तो भरना ही पड़ता था। Sometimes these were claimed as rent due to the lords who asserted that he owned the land। और कई बार जमीन के मालिक से रेंट लिया जाता था। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर। और जो व्यापारी होते बाहर से आते तो उनकी वस्तुओं पर अगर यहाँ बेचने की अनुमति उन्हें चाहिए थी तो वो उन पर टैक्स लगाते। मान लो टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप इतने पैसे दीजिए और आप सामान बेचिए। इसी तरह अगर कोई बाहर वस्तुएं ले जाना चाहता है देश से तो उस पर भी टैक्स लगा के सरकार बाहर बेचती है। तो ये एक राज्य जो होता है, चाहे वो किंग का हो चाहे लोगों का हो, टैक्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो राज्य के कामों को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। 400 टैक्सेस मतलब 4000 तक के टैक्स है। अब तो आपको पता है हमारे देश में कौन सा टैक्स लगता है? हमारे देश में एक GST नाम का टैक्स लगता है, ग्रोस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 2016 में लागू हुआ था। और अगर आप देखोगे चाय का कप भी किसी होटल में पियोगे, जब बिल आएगा तो उसमें GST भी जुड़ा होता है। तो ये इस तरह से आप पे करते हो सरकार को। उस टाइम बहुत तरह के टैक्स लगते थे। युद्ध के समय अलग टैक्स लगते थे, भूमि पर टैक्स अलग लगता था, पशुओं पर टैक्स अलग लगता था। तो कुछ टैक्स हम पढ़ लेते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू चोल यहाँ शासन करते थे तमिलनाडु में। मोर देन 400 टर्म्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स। 400 तरह के टैक्स थे। क्या मैंने 4000 बोल दिया था? 400 तरह के टैक्स थे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वट्टी। सबसे ज़्यादा टैक्स जो था, फ्रीक्वेंटली का मतलब जो लगातार लगता था, वो था वट्टी। टेकन नोट इन द कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट लेबर। फॉरेस्ट लेबर का मतलब होता है कि आपसे काम लिया जाता है राज्य की तरफ से। मान लो कोई रोड बनाना है तो आपने वहाँ बिना पैसे काम करना है तो आपको कैश के रूप में, मतलब पैसे के रूप में तो वो टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन काम करना होता था। एक था कड़माई, लैंड रेवेन्यू। मतलब आपके पास अगर 10 किले हैं, 10 एकड़ ज़मीन है तो उनका टैक्स देना होता था, लैंड रेवेन्यूज बोलते हैं। देयर वर आल्सो टैक्स इन थैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री। देखो भाई, अगर आपको छत है घर पे तब टैक्स देनी है। अगर आप पाम ट्री पर चढ़ने के लिए आपके पास लैडर है, लैडर समझते हो ना, सीढ़ी है, तो भी आप पे टैक्स लगेगी। भाई अजीब तरह की वो थे, टैक्सेस थे। तो दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग। और ये सब राजा के पास जाते, राज्य का खजाना होता, ट्रेजरी होती, उसमें जाते और इस ट्रेजरी से फिर राजा जो है काम करवाता है। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। इससे किले बनाए जाते, मंदिर बनाए जाते। अगर आप उस टाइम के मंदिरों को देखोगे तो बहुत भव्य हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ग्रांड लेवल के। जितना बड़ा राजा उसका उतना ही बड़ा टेम्पल होता था। वो उसकी शक्ति का प्रतीक होता था, उसके वैभव का प्रतीक होता था कि इतना बड़ा राजा है कि इतने बड़े टेम्पल बनवा रहा है। उसके बाद वो युद्ध भी लड़ता था। दे वर आल्सो यूज्ड फाइट फॉर वार्स। युद्ध लड़ता था विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्यूएशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर। क्यों युद्ध क्यों लड़ता था? क्योंकि उसे प्लंडर, लूट से बहुत ज़्यादा माल मिलता था। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और फिर क्या होता था, जो राजा हार जाता उसकी ज़मीन उसे मिल जाती थी और जिस व्यापार से उस राज्य का व्यापार होता था, जिस रास्ते से, उस रास्ते पर भी वो कब्जा कर लेता था। देखो मैं कैसे समझाती हूँ। मान लो ये एक रूट है, ये रूट जाता है आपका जो मध्य एशिया के देश है यहाँ व्यापार करने के लिए, और एक ये रूट है, ये जाता है आपका दक्षिण एशिया के तरफ। ये जो है राष्ट्रकूटों का शासन है, यहाँ चोल शासन कर रहे हैं। ये चोल मान लो अगर यहाँ इस रूट को पर से व्यापार करना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा?
अगर राष्ट्रकूट यहाँ कोई और राजा राज कर रहा है तो इन चोलों को इस राज्य की ये भूमि इतना टुकड़ा इसको हड़पना पड़ेगा ताकि इस रूट पर उनका कब्जा हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह अगर राष्ट्रकूट चाहे इस रूट पर उनका कब्जा हो जाए तो चोलों को उनको हराना पड़ेगा। इस तरह से नए रूट्स और नई जमीन को हथियाने के लिए वो एक दूसरे की टेरिटरीज पर कब्जा करते रहते थे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली। और जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज का मतलब टैक्स, एक हिस्सा धन का, वो आम तौर पर जो बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, मतलब इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी जमींदार थे उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पर वो बिठा लेते थे, सेनापति के रूप में, वजीर के रूप में, मंत्री के रूप में, तो उनसे भी वो बहुत सारा धन लेते थे इस बदले में। दिस वाज ट्रू फ्रॉम अबाउट आर्मी एज वेल। और आर्मी सोल्जर अगर बनना है तो भी ये लेते थे। मतलब इसका ये है कि सिफारिश के पैसे के आधार पर तो उस टाइम भी चीज़ें बढ़ती थी हैं। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। और राजा के जो क्लोज रिश्तेदार होते हैं, उसका साला, मामा, फूफा, चाचा, वही बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे होते थे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।